जुपिटर्स प्रोडक्शन में। उनका एक बैंड था जुपिटर्स। जुपिटर्स के लिए मुझे उन्होंने बुलाया। जुपिटर्स की एक लेगेसी थी जिसमें अली अजमत साहब थे, फिर जिसमें जवाद अहमद साहब थे, तो इरफान के आनी, हदीका के आनी के जो भाई हैं। पहली मरतबा प्रोफेशनल स्टेज देखी, प्रोफेशनल लोग देखे। बाद में फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग फेलोज बनाया, जो बैंड एक बना जिसने फिर हिस्ट्री जो थी वो बनाई। कि मैंने अपने घर वालों को इनवाइट कर लिया अपने कॉन्सर्ट पे। वो तो रोने लग गए फरते जज्बात से, वो साडा मुंडा माइकल जैक्सन बन गया। पहले मेरी मदर बड़ा मुझ पे करती थी कि तुम्हें कौन सुनेगा, अगर ना होता या तो मैं डॉक्टर बन के कहीं टीके लगा रहा होता। फिर मेरी मर्ज़ी का काम करने में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सबसे इंस्पायर हो जाता था। कंटिन्यूटी ऑफ द आर्ट बिल्कुल इज़ द सक्सेस ऑफ आर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। उसी खालिक़ अज़ल के नाम से आज के इस दिलचस्प, दिलफरेब, दिलरुबा, दिलपज़ीर और दिल मोहलन वाले इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सईद सीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटीज़ विद सीकी में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज के हमारे मेहमान लाजवाब आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, सिंगर हैं, खूबसूरत भी हैं, जो कि सबसे पहली बात होती है शोबिज़ में कि पर्सनैलिटी ऐसी डोमिनेटिव हो कि जहाँ भी खड़े हों सबसे पहले 50% मार्क्स उनको मिल जाएं उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। He really knows what is the artistic maneuverability. He knows how to make the people happy or sad. क्या जाने वो आपको हंसा दें कि रुला दें। जहाँ भी जाते हैं बेपनाह दाद वसूल कर लेते हैं, चाहे ऑडियंस कितनी बर्फ़ क्यों ना हो, उनको पिघलाने में वो कामयाब हो जाते हैं। ये उनके फ़न का खूबसूरत पहलू है। मेरे जिगर हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। बाअदब आदमी हैं और ख़ानदानी हैं। मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। तो जनाब मुलाकात करते हैं हमारे ज़बरदस्त परफॉर्मर आरिफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्लास। आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपको देख के बिल्कुल हमेशा फ्रेश हो जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है कि आपकी कंपनी, अभी आप मेरे बारे में इतना कुछ बता रहे थे और मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कभी आपके मुतल्लिक मौका मिले बोलने का तो मैं तो घंटों आप पे प्रोग्राम कर सकता हूँ। नहीं, आप हमारे लिए इस वक्त काबिल एहतराम हैं। मैं तो मेज़बानी की हैसियत से इधर बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारीफ़ तो अब हमने आप करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारी तारीफ़ करनी पड़ जाती है और आप माशाल्लाह, आपकी तारीफ़ें सारी दुनिया करती है। और ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, सारी दुनिया जानती है कि कोई आर्टिस्ट है वो लोगों का फेवरेट होता है। और कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते हैं नाजरीन जो आर्टिस्टों के स्पेशल फेवरेट होते हैं। तो इंडीड सईद भाई जो हैं माशाल्लाह, ये वो पर्सनालिटी हैं जो कि फेमस आर्टिस्टों के भी फेवरेट हैं। बड़ी अनायत है, बड़ी मोहब्बत है आपकी। ये आपकी मोहब्बत ही है बस। बाकी हम सो फार स्टूडेंट, अभी तक सीख रहे हैं, सीखने का अमल जारी रहेगा। जो आपको पता है कि ये तो समंदर है। आप सबसे पहले यहाँ तशरीफ़ लाए, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आप मसरूफ़ आदमी हैं, मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं, कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी इस फील्ड में शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह आप आए, इसमें क्या क्या सहूलतें मिली, क्या क्या मुश्किलात आईं लोगों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, इसके बारे में ज़रा वज़ाहत फरमाइए। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी और बिल्कुल जिसे कहते हैं टिप्स के ऊपर अब तो अजबर है। लेकिन ये है कि जब भी कभी इस तरह की कोई बात होती है ना, तो वो सारी एक फ्लैशबैक घूम जाता है।
तो बल्कि हमारे बहुत सारे नए देखने वालों के लिए भी हो सकता है आज का एपिसोड थोड़ा सा दिलचस्प हो इस हवाले से, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बड़ी इजी जॉब है और ओवरनाइट स्टारडम इसमें मिल जाता है। हालांकि जिसको लोग समझ रहे होते हैं कि इसको भी रातों रात शोहरत मिल गई है, वो भी रातों रात नहीं होती, उसके पीछे भी वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकलख्त नहीं होता, वो एकदम से नहीं हो जाता, उसके पीछे बड़ी चीज़ें होती हैं। खैर, मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने से बड़ा मुझे एक शौक़ था डिबेट करने का, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का। फिर हमारी एक टीचर थी मिस अनीला उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिश भी किया, ग्रूम भी किया, अप्रिशिएट भी किया, और मुझे वो कहती थी कि तुम गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। अच्छा, मेरी कोई स्पेसिफिकली कोई चॉइस नहीं थी कि मैं गाना ही गाऊं, क्योंकि मैं डिबेट भी करता था, मैं गाना भी गाता था, मैं एक्टिंग भी करता था, यानी स्कूल के टैबलोज और ड्रामाज में। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर मैं प्रोफेशनली कभी गा भी पाऊँगा या इस तरह बन जाऊँगा। तो मिस अनीला ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, अप्रिशिएट भी किया। हमारे स्कूल में वो टीचर थी और म्यूज़िक से उनको बड़ा लगाव था। तो वो अच्छा उस्ताद हमेशा वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स के अंदर या अपने इर्द गिर्द लोगों के अंदर से टैलेंट को हंट कर ले कि मैं कौन सा रॉ मटेरियल है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसको किस तरह से मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ग्रूम कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। खैर, मुझे उन्होंने बड़े मौके दिए स्कूल की हद तक, मैं वो करता रहा। फिर कॉलेज में फिर ऐसा ऐसा मुझे शौक़ बढ़ता चला गया कि मैं कुछ म्यूज़िक करूं, प्रोफेशनली करूं। तो अब वो पता ही नहीं था कि हमने शुरू कहाँ से करना है, कैसे होता है। तो फिर बहुत जगहों पर आना जाना शुरू हुआ, कभी अलहमरा में जा रहे हैं, कभी डिफरेंट बैंड्स का उस ज़माने में बड़ा रिवाज था। तो बैंड्स ही हमारा एक आइडियल होते थे कि यार इस तरह का एक बैंड होना चाहिए, एक टीम वर्क होनी चाहिए जिसमें लाइव म्यूजिशियंस हों, प्लेइंग हो और मैं गाना उनके साथ गा रहा हूँ। फिर मेरा एक दोस्त था कैसर उसका नाम है, उसने मुझे बड़ा शुरू में बहुत अर्ली एज में मुझे बड़ा यानी अप्रिशिएट किया। इस तरह खैर हमने शुरू हो गए, करते 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 मौका मिल गया मुझे जुपिटर्स प्रोडक्शन में। उनका एक बैंड था जुपिटर्स के लिए मुझे उन्होंने बुलाया। तो लेकिन मैं चूँकि बड़ा कम उम्र था तो, और जुपिटर्स उस वक्त एक बड़ा नाम था, तो उन्होंने पहले मुझे सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरे से वो डर गए कि ये बच्चा सा है, ये ना हो कि ये संभाल ना सके, क्योंकि जुपिटर्स की एक लेगेसी थी जिसमें अली अज़मत साहब थे, फिर जिसमें जवाद अहमद साहब थे, तो इरफान के यानी हदीका के यानी के जो भाई हैं, तो उनके बाद उसमें मेरा नंबर आ गया। तो वो उनको लगा कि यार ये बच्चा सा है, तो ये ना हो कि कहीं से मिस हैंडल हो जाए इससे। खैर, उन्होंने ताहिर साकी साहब जो कि पहले स्ट्रिंग फेलोज़ में होते थे, उनको उन्होंने जुपिटर्स में एडजस्ट किया। मुझे उन्होंने सेकंड बैंड दे दिया जिसका नाम था वेट मेटल्स। यहाँ से समझ लें कि मेरी एक प्रोफेशनल जर्नी का आगाज़ हुआ। मैंने पहली मरतबा प्रोफेशनल स्टेज देखी, प्रोफेशनल लोग देखे, यानी वो लोग जिनको मैं दूर से देखता था, आइडियलाइज़ करता था कि यार ये प्लेयर अगर कभी मुझे मौका मिले, ये प्लेयर। वो इनिशियल स्टेज पे उनके साथ थोड़ा सा 1-1.5 साल मुझे काम करने का मौका मिला। बाद में फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग फेलोज़ बनाया, जो बैंड एक बना जिसने फिर हिस्ट्री जो थी वो बनाई, और जिसमें मेरे उस्ताद काशिफ पोपा साहब, काशिफ मज़र उनका नाम है, पोपा उनका निकनेम है उनके फादर का। तो काशिफ भाई, राशिद, सजाद अकरम और कासिद अमजद जो साहिर अली बग्गा के बड़ा भाई है, ये सारे, ये हमारी एक टीम बनी। हम लोगों ने अपना बैंड बनाया स्ट्रिंग फेलोज़, और काशिफ भाई उसको लीड करते थे, वो बैंड लीडर भी थे और हमारे उस्ताद भी थे। मैं तो उनको उस्ताद का दर्जा इसलिए देता हूँ कि मुझे बिल्कुल उन्होंने बहुत बच्चों की तरह सिखाया, बल्कि मेरे पूरे बैंड ने बड़ा मुझे ग्रूम किया, बड़ा सिखाया, बताया। इस तरह से जी अब शुरू हो गया काम। तो मुखालफत ऐसा थोड़े बहुत शुरू में हुई घर के अंदर, घर में, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई ट्रेंड नहीं था, सही रिवाज ही नहीं था, और दूर दूर तक किसी का मौसीकी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, तो वो बड़ा मसला हुआ। लेकिन आप चूँकि पर्सनली जानते हैं बहुत सारी बातें, तो मैं बड़ा समझदार बच्चा था माशाल्लाह। मैंने ये किया कि मैंने अपने घर वालों को इनवाइट कर लिया अपने कॉन्सर्ट पे। मैंने कहा जी आएँ, आप देखें आके कि मैं वहाँ करता क्या हूँ, वहाँ पे होता क्या है और किस तरह का एक म्यूज़िक हम करते हैं, या होता क्या है वहाँ पे, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। खैर, मेरी मदर, मेरी चची, वो भी मेरी माँ की जैसी हैं, वो और हमारी घर वाले सब आ गए कॉन्सर्ट पे। हम शो कर रहे थे उधर, मैं शो शुरू किया तो ऑडियंस में जंप इन कर दी, लोग उठ गए, तो वो तो रोने लग गए फरते जज्बात से, वो साड़ा मुंडा माइकल जैक्सन बन गया।
वो फिर जनाब एक उन्होंने जब देखा कि यार ये तो बड़ा अप्रिशिएट इसको करते हैं लोग और ये बड़ा वो होता है। पहले मेरी मदर बड़ा मुझ पे करती थी कि तुम्हें कौन सुनेगा, तुम्हारी आवाज़ इस तरह की है कि लोग करेंगे यूँ यूँ वगैरह वगैरह। फिर मेरे दादा अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। तो मेरी फैमिली में चाहे म्यूज़िक नहीं था लेकिन एक टेंडेंसी थी एब्जॉर्ब करने की, गुड, कि अपने बच्चों की जो उनके एप्टीट्यूड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। सही। तो वरना मैं अगर ना होता या तो मैं डॉक्टर बन के कहीं टीके लगा रहा होता या मतलब कुछ और कर रहा होता। तो फिर मेरी मर्ज़ी का काम करने में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात बहुत ज़्यादा आईं लेकिन वो उन सपोर्ट के सामने कुछ भी नहीं थी जिन्होंने मुझे वैसे संभाल के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उन दुआओं के आगे मुश्किलात कुछ भी नहीं थी जिनकी वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पर और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात हमने बुज़ुर्गों से सुनी है कि टैलेंट को और पानी को कोई रोक नहीं सकता, अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, वो खुद बन जाता है। हाँ जी। और बल्कि ये है कि इसको रोकें तो भी ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हाँ जी। क्योंकि रुकावटें जो होती हैं ना ये इंसान को एनर्जी देती हैं। हाँ जी। लेकिन मैं समझता हूँ सईद भाई जो मैंने जो सीखा है, जो मैंने आप जैसे लोगों के साथ रह के सफ़र करके काम करके सीखा है, मैं समझता हूँ कि हमारे इस काम में या किसी भी काम में कामयाबी सिर्फ इंसान को दुआओं के सबब मिलती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अल्लाह ताला के फजल से मिलती है, माँ बाप की और बड़ों की दुआ। अच्छा एक और मिसकंसेप्शन भी है, लोग समझते हैं कि सिर्फ माँ की दुआ से सब कुछ होता है या बाप की दुआ से सब कुछ होता है। ज़रूरी नहीं है। माँ और बाप तो खैर होते ही हमेशा दुआएँ करने के लिए, लेकिन आपके वो आपका असिस्टेंट भी हो सकता है, वो आपका ड्राइवर भी हो सकता है, वो आपका साउंड इंजीनियर भी हो सकता है, वो उसका आगे से ऑपरेटर भी हो सकता है। यानी आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जब आपके लिए दुआएं करना शुरू कर देना फिर आपका रास्ता कोई नहीं रोकता। लेकिन इसके पीछे भी एक शख्सियत का हाथ है। वो कौन? वो इंसान का इनर, इंसान का ज़मीर, इंसान को अल्लाह ताला ने जब तक तौफीक ना अता फरमाई हो, होता तो उसके फजल से ही है ना जी। इंसान अच्छे काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बिल्कुल ये ऑप्शन है, अंदर पुर्जे लगे हुए हैं। तो इंस्पायरेशन यानी आप किससे ज़्यादा मुतासर थे? ऑनेस्टली बताऊं मैं सबसे इंस्पायर हो जाता था। यानी मेरी अभी तक आदत है, मुझे मेरे कोलीग्स बहुत ज़्यादा इस बात पे कहते हैं कि यार एक नया बच्चा कर रहा था तो तुम उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, तो ये क्या बात, थोड़ा सा तो अपने में रहा करो कि ये वो। तो मैं कहता था नहीं यार वो अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा था। तो इस तरह इंस्पिरेशन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है आम लोगों की निस्बत। लोग सिर्फ ताने पलटे मारने वाले को सिंगर समझते हैं। लोग समझते हैं कि जिसने बड़े ऊंचे सुरों में कोई 4 लाइनें गा दी वो सिंगर है, या लोग समझते हैं कि जिसने बड़ा हिट गाना दे दिया है वो सिंगर है। तो मेरी इंस्पिरेशन इस तरह की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि मैं बड़ी माजरत के साथ कि अगर कोई बहुत पक्का गाने वाला मेरे सामने गाना गाता तो मेरा उसमें ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाता है। सही। ऐसा नहीं कि मैं उसको मानता नहीं हूँ या उसको जानता नहीं, वो जो मानता जानता सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे लिए एक आर्टिस्ट जो है ना वो इससे बहुत आगे की चीज़ है। सही। यानी उसमें सिर्फ गाना या एक एक्टर है तो उसकी सिर्फ एक्टिंग वो नहीं है। आप बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, मैं सईद भाई के सामने बैठा ऐसी बातें कर रहा हूँ कि एक एक्टर आपने देखे बहुत आपकी ज़िंदगी में बड़े मुशाहिदा आपने किया है कि ऐसी एक्टिंग करता है एक शख्स के वो कादिर है इस बात पे बिल्कुल कि वो आपको अपने इमोशन से रुला दे या हंसा दे, लेकिन वो जैसे कैमरा क्लोज हुआ उसके बाद उस बंदे की ना कोई पर्सनैलिटी है, ना उस बंदे की कोई फैमिली है, ना उसका कोई बैकग्राउंड है, ना उसकी कोई वैल्यू है, ना उसकी कोई एग्जिस्टेंस है। तो मेरी नज़र में आर्टिस्ट सिर्फ ये आर्टिस्ट नहीं है कि वो अपने आर्ट का माहिर हो। मेरी ज़िंदगी में आर्टिस्ट जो है वो एक बैलेंस्ड आदमी का नाम है, जो माशरे में अपने अंदर अपनी जो अंदरूनी उसको सलाहियतें जो खुदादाद सलाहियतें हैं उनके साथ, या फिर अपनी मेहनत बाद में फिर अपनी मेहनत के साथ अपने आप को इतना पॉलिश करके बैलेंस कर ले कि वो माशरे का एक ऐसा पॉजिटिव इंसान हो कि जिसका 25 साल का एक कैरियर है। ज़रूरी नहीं कि 2 गाने हिट दे के और 2 साल रूज पे रह के उसके बाद गायब हो जाए। मुसलसल एक वो किसी ने कहा था कि कंटिन्यूटी ऑफ द आर्ट बिल्कुल इज़ द सक्सेस ऑफ आर्ट। हाँ जी, तो आई बिलीव इन इट कि जो आदमी काम कर रहा है ना, चाहे वो 5 रुपए का आर्टिस्ट है या 5 करोड़ का आर्टिस्ट है, वो कामयाब आदमी। बिल्कुल सही, आपकी बात को बड़ा करूँगा क्योंकि ये तरक्की कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, वो एक अलग फ़न है। यस।
तो यही सबसे खूबसूरत बात होती है कि कहीं स्टे करना जी, और खूब से खूब तर की तलाश में रहना और अपने आप को सजाते रहना, ये आर्ट की यानी ख़ासियत है कि जो भी आर्टिस्ट फील्ड में स्टे करते हैं तो उनके पीछे ये क्वालिटीज़ होती हैं। मैं एक बात हमेशा अपने लोगों से, अपने जितने भी प्यारे दोस्त यहाँ आते हैं उनसे पूछता हूँ कि बचपन जो है, सब लोग यही कहते हैं कि जी मुझे बचपन से शौक़ था, मैं बचपन से गाता था। कि बचपन में कोई इस तरह की थी चीज़ कि आप को लोग सुन के या आप के अंदर था, किस तरह ये था सारा कुछ? नेचुरली कोई इंस्टिंक्ट्स तो होते हैं हर इंसान के अंदर, जो कभी पॉलिश हो जाए, मौका मिल जाए, एनर्जी चैनलाइज हो जाए, सामने आ जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे की पर्सनैलिटी ही कुछ और होती है और वो किसी और ही डायमेंशन में चल पड़ता है। सही। तो मेरे अंदर कुछ था अल्लाह की तरफ से इस तरह का कि मैं बहुत छोटी उम्र में गुलाम अली साहब के गाने सुनता था। गुड। हालांकि उस ज़माने में उस ऐसी एज के अंदर बच्चों को गज़लें पसंद ही नहीं होती। फिर मुझे जगजीत सिंह साहब की गज़लें पसंद थीं, फिर मैं पंकज उदास साहब को, मतलब इस तरह के गाने, अजीब व गरीब सी मेरी चॉइस थी। लाला ताउला इसा खेलवी साहब के गाने, हालांकि उस एज ग्रुप में इस तरह नहीं होता तो मेरे अंदर एक एब्जॉर्बेंट वो था एलिमेंट कि मैं जो भी सुन रहा हूँ, मेरी लिसनिंग बड़ी अच्छी थी, हर तरह का मैं म्यूज़िक सुनता था। मुझे म्यूज़िक कभी बेजार नहीं करता था। सही। उस वक्त चाहे वो अताउला जी का गाना चल रहा है, चाहे वो जगजीत साहब की गज़ल है, चाहे वो पॉप है या कुछ है, तो एक वो था। दूसरा, मुझे नेचुरली कुछ शायरी का शौक़ था। अच्छा। तो अब मुझे ये कभी नहीं शौक़ हुआ कि मैं शेर कहूँ या मैं शेर याद करूँ या मैं अदब, तो एक नेचुरली एक घर का माहौल था, चूँकि थोड़ा पढ़ने लिखने वाला, तो उस हवाले से मुझे याद है कि मैंने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक शहाबनामा से लेकर तो मुमताज़ मुफ्ती साहब से लेकर तो पता नहीं बेशुमार हमारे घर में जो किताबें मौजूद थी, नसीम हिजाजी साहब के नावल हो, कुछ भी मैंने पढ़े सारे। अच्छा, 9वीं 10वीं में तो वो लाशौरी तौर पे पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा जब समझ आई तो फिर दोबारा पढ़े कि वो तो मैंने बचपने में एक कहीं स्कोरिंग तो नहीं करनी थी कि मैंने शहाबनामा पढ़ा हुआ है, बड़ी बात है, या मैंने फ़लाँ चीज़ पढ़ी हुई है, तो दोबारा फिर उसको ध्यान के साथ और उसके साथ पढ़ा। तो एक मेरे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट तो थी। फिर वो पॉलिश मेरे स्कूल में हुई एक्चुअली। स्कूल के टैबलोज़ में कभी डिबेट करने के लिए, कभी कोई बड़ा कोई आ रहे हैं तो उनको रिसीव करना है, उनका कोई इस्तकबाल लिया है तो मैंने वहाँ कोई बात करनी है, कभी मैं तकरीर लिखनी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे अंदर थीं अल्लाह की तरफ से। एक उस शोले को, उस चिंगारी को जो था वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सा वक्त के साथ साथ फिर मौका मिलता चला गया, शायद इस वजह से। और भट्ट साहब, ये पूछना चाहूँगा कि हमारी ये जो फील्ड है, जो कहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल फील्ड है, यहाँ इंसान नहीं बच सकता और बचना बड़ा मुश्किल होता है, ये एक बहुत और तरह की दुनिया है। जी। तो आपने इस दुनिया में जब कदम रखा तो क्या इस तरह की सिचुएशन थी कि आपको बचाना मुश्किल पड़ गया या आप ना बच सके? देखिए, अभी तक मेरे एक भाई हैं बड़े अच्छे, वो कहते हैं कि अब ज़माना ऐसा है जिसमें बचना चाल है। बचना एक चाल है। अच्छा। तो जो ये चाल चलेगा वो बच जाएगा। तो दूसरा ये कि मैंने अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड में, यानी अभी भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, अभी भी मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ, कहता हूँ सबको कि हम भी अभी तक इसके तिफले मकतब हैं और अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लगता नहीं कि जैसे कोई सफ़र, लगता है जैसे अभी अभी शुरू हुआ है। सही। तो लेकिन जिस वक्त प्रोफेशनली मैं आया, मैंने बहुत सारे अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा जो मेरे देखते ही देखते गायब हो गए। देखते ही देखते समझे कि जैसे सफ़ाए हस्ती से मिट गए, जैसे कि कभी थे ही नहीं। तो मैंने अपने आप के साथ ये वादा किया और अगर सच्ची बताऊं तो कसम खाई कि मैंने ये 3 साल 4 साल ये वाले जो मेरे टाइम है, मैंने सिर्फ इसमें काम सीखना है, काम करना है। मैंने अपने आप को हैंकी पैंकीज़ में नहीं फंसाना। तो वो कोई तरबियत थी शायद, या कोई अल्लाह का फ़ज़ल ही मैं तो समझता हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला ने हमें उससे बड़ा बचा के रखा। और रहेगी बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो तो अभी तक वैलिड है। वो मैंने इसलिए सवाल किया ना
कि यहाँ पर वो लोग भी बेचारे बड़ी मुश्किल से बचते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन या मेरे जैसे होते हैं। आप तो बड़े क्रिस्टल थे जब आप आए थे, तो आपको अल्लाह पाक ने शक्ल सूरत भी बड़ी कमाल दी है। शुक्रिया। कश्मीरी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, और जितने भी कश्मीरी हैं माशाल्लाह उनको अल्लाह ताला ने बड़ा वो लगता है जिन्हें सूरज ने बच्चे देते हैं। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।